तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आम के नए बाग स्थापन करने पर जानकारी। रोटावेटर यंत्र पर जानकारी। नए और पुराने मत्स्य तालाब प्रबंधन पर विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज कृषि कार्य में आए दिन कोई न कोई यंत्र इजाद किया जा रहा है। इन्हीं यंत्रों में से एक है रोटावेटर यंत्र, जो कि खेत में एक बार चलाने पर भूमि को बुवाई योग्य तैयार कर देता है। तो किसान भाइयों, यह यंत्र आपको कहां से प्राप्त होगा और इसकी कार्य क्षमता और विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ शैलेश कुमार। किसान भाइयों, हर खेती के पहले खेत तैयार करना एक प्रमुख कार्य होता है, जो कि आजकल की आधुनिक खेती में ससमय इसकी तैयारी बहुत ही आवश्यक है। ससमय खेत अगर आपका तैयार रहेगा तो आप समय से बीज की रुपाई कर सकते हैं और समय से बीज की रुपाई से ही अच्छे उत्पादन की अपेक्षा की जा सकती है। परंपरागत खेत तैयार करने में ट्रैक्टर के उपयोग के साथ कल्टीवेटर वगैरह का प्रयोग किया जाता है। के प्रयोग से आप एक बार में खेत तैयार नहीं कर पाते हैं, उसको 2-3 बार खेतों में चलाना पड़ता है और उसके बाद लकड़ी के पाटा से, प्लैंकर से उसको समतल किया जाता है। इस तरह से एक ट्रैक्टर को खेत तैयार करने में खेत में कम से कम 3 से 4 बार जाना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए एक मशीन है खेत तैयार करने की, जिसे हम रोटावेटर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी जो आम ट्रैक्टर है उससे यह परिचालित होता है। इसकी खूबी ये है कि ये केवल एक बार में न ही आपके खेत को बिल्कुल तैयार करता है, बल्कि उस पर एक अच्छा पाटा भी देता है और आप इसके परिचालन के तुरंत बाद बुआई कर सकते हैं। रोटावेटर का प्रयोग मुख्यतः ट्रैक्टर से ज़्यादा काम लेने के लिए ही को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। के प्रयोग से उगती है और खेत में जो पिछले फसल के जो अवशेष होते हैं कर सकते हैं। कहने का मतलब सूखी जुताई भी कर सकते हैं और धान वगैरह खेती में जहाँ गीली या कदवा करना होता है वहाँ भी ये उपयोग में आता है। इसमें बहुत तरह के एडजस्टमेंट्स लगे होते हैं, जिससे आप इससे आप गहरी जुताई या बहुत ही अच्छे गहरी समतलीकरण वगैरह कर सकते हैं। और किसी भी परंपरागत ट्रैक्टर में बहुत ही आसानी से जोड़ा जाता है। अंतर केवल दूसरे मशीन से इसमें यह होता है कि इसमें 2 तरह से यह ट्रैक्टर से जुड़ता है। एक तो जो 3 पॉइंट लिंक है इसका ऊपर नीचे, ये तो जुड़ता ही है। इसके अलावा
एक यूनिवर्सल सैफ्ट आती है, जैसे कि थ्रेसर वगैरह में लगता है, उस तरह की सैफ्ट आती है जो कि इसके स्प्लाइन सैफ्ट से जुड़ता है। तो ये जो 3 लिंक है ये मशीन को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है, जबकि वो स्प्लाइन सैफ्ट इस रोटर को घुमाता है और यहाँ पर वो ड्राइव सैफ्ट लगा हुआ है जो तेल में डूबा होता है। ये इसको ट्रैक्टर से जोड़ने की विधि है। दूसरा है इसके पीछे में जो अवयव लगे हुए हैं जिससे कि खेत समतलीकरण होता है, उसमें भी एडजस्टर लगा होता है कि बहुत अच्छा पाटा देने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही टाइट पाटा देने की ज़रूरत पड़ती है। वैसी स्थिति में पीछे लगे हुए जो पाटा देने के जो उसके कंपोनेंट हैं उसको आप नीचे कर सकते हैं, और ये चूँकि स्प्रिंग से दबा होता है इसलिए किसी मोटे ढेले के आने के फलस्वरूप ये ऊपर की ओर नहीं आता है बल्कि उसको दबा के रखता है। यहाँ पर स्लाइडर्स लगे होते हैं जिस पर ये मशीन खेतों में टिकता है। 4 एकड़ प्रतिदिन ये जुताई कर सकता है। जुताई जब भी हम रोटावेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं सब, तो उसमें जुताई के साथ साथ बिल्कुल तैयार खेत की बात हम करना चाहेंगे। अगर आप इससे रोटावेटर का प्रयोग करते हैं तो करीब आपको 1000 से 1500 रुपये की सीधी बचत होती है, और इसमें जो डीजल की खपत होती है वो 3.5 से 4 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से, अगर 35 HP का ट्रैक्टर आप यूज कर रहे हैं वही दर होता है जो दर आप कल्टीवेटर में यूज करते हैं। तो डीजल की खपत देखने में ये बहुत भारी भरकम मशीन लगती है, लेकिन डीजल की खपत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर प्रति घंटा का फर्क पड़ता है। तो खर्चे के हिसाब से अगर देखें तो भी ये किफ़ायती है, और जो गुण खेत में वो उसकी तुलना दूसरे पारंपरिक मशीनों से नहीं की जा सकती। मेरी ये सलाह है कि इस मशीन से जुताई करके आप अपने खेत से अच्छी गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं। फलोद्यानिकी के अंतर्गत आम के बाग हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल आदि जिलों में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। हमारे जिन किसानों ने आम के नए बाग लगा रखे हैं, उन्हें अपने बागों में इस समय कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने की आवश्यकता है। तो कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण कार्य, ताकि बागों का विकास सही प्रकार से हो सके, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। जो किसान हमारे बगीचा लगाना चाहते हैं उसके लिए अभी से जो है तैयारी करना शुरू करें। एक तो जिस खेत में जो है बगीचा लगाना है वो प्रॉपर रूप से जो है एक समतल हो, जिससे पानी खेत के चारों तरफ जो है पहुंच जाए, और हर कोने में जो है पानी की व्यवस्था जो है हर हालत में होनी चाहिए। पानी का साधन भी सुनिश्चित होना चाहिए। फिर बात आती है खेत का रेखांकन, जिसको लेआउट मानते हैं हम। तो लेआउट करने के लिए एक सामान्य रूप से जो है हमारे यहाँ जो व्यवसायिक आम की जातियाँ हैं उनमें खास करके लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, बम्बई है, इनको लगाया जाता है। तो आम तौर पे हम मान के चलते हैं कि दशहरी का बगीचा अधिकतर लोग लगाते हैं। तो दशहरी सामान्य रूप से 10 बाई 10 मीटर की दूरी पे, लाइन से लाइन मतलब 10 मीटर, और पौध से पौध 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। और इसी तरह लंगड़ा और चौसा के जो है पेड़ थोड़ा सा बड़े होते हैं या बम्बई के थोड़ा बड़े होते हैं, उनको 12 मीटर की दूरी पे जो है लगाया जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि 10 मीटर की दूरी पे कास्कार जो है लगाते हैं। तो ये जिस खेत में हम लगाने चल रहे हैं, कास्कार हमारे लगाने चल रहे हैं, खेत के चारों तरफ 5 मीटर छोड़ना चाहिए। मतलब खेत का एक कोना अगर हम पकड़ते हैं, मतलब पूर्व या उत्तर की दिशा में, तो वहाँ से 5 मीटर जो है दोनों तरफ जो है मेड़ से छोड़ करके फिर रेखांकन शुरू करें। फिर 10-10 मीटर की दूरी पे लाइन बनाएं, और उन लाइनों में 10-10 मीटर की दूरी पे पौधों का जो है जहाँ पर पौधे लगाने हैं वहाँ पर निशान बनाएं। उन निशानों पर खूंटियाँ गाड़ दें, और खूंटी गाड़ने के बाद वहाँ पर 1 मीटर व्यास का 1 मीटर गहरा गड्ढा की खुदाई करना चाहिए।
इस तरह से गड्ढे की खुदाई काश्तकार भाई अगर जिन्होंने नहीं किया है, काश्तकार भाई हर हालत में कर लें। फिर गड्ढे की भराई मानसून से पहले गड्ढे की भराई हर हालत में आवश्यक है, गड्ढे की भराई कर देना चाहिए। उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद जो है मिश्रित करें, सिंगल सुपर फास्फेट भी मिलाना चाहिए। कम से कम हर गड्ढे में 2.5 से 3 किलो जो है सिंगल सुपर फास्फेट, और नीम की खली जो है कम से कम 2.5 से 3 किलो जो है प्रति पिट के हिसाब से जो है मिलाना चाहिए। इस तरह से मिट्टी में जो है इस मिश्रण को मिला करके गड्ढे की भराई करें। और फिर भराई करते हुए ध्यान रखें गड्ढा जो है जिस ठीक तरीके से भर जाए और थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, जिससे बारिश अगर आएगी तो गड्ढा अगर जो है दबेगा तो उसी ज़मीन के लेवल के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से गड्ढे की भराई करने का उचित समय है, इस समय कर लें। फिर ध्यान ये रखें मानसून का जब ढलान हो, मेरे कहने मतलब मानसून की शुरुआत में पौधों की रोपाई नहीं करनी चाहिए, मानसून की ढलान पर ही पौधों की रोपाई करना है। कहने मतलब कि अगस्त के अंत में आप जो है पौधों की काश्तकार भाई हमारे रोपाई उनकी जो है करें। तो अच्छी नर्सरी से पौधे ला करके रोपाई करना है, जहाँ पर 1 साल के पौधे हों, मतलब 1 साल पहले की जो कलम बंधी है और उसमें ठीक कलम हो, उनमें जो जुड़ाव हो ठीक तरीके हो, और जो ऊपर की जो शाख ली गई है उसमें वो मदर प्लांट जो है जो अच्छा होना चाहिए, मतलब उनकी फलत अच्छी हो, उनका कलर डेवलपमेंट, उनकी साइज अच्छा हो उनके फलों की। ऐसे पौधों की जो है मदर प्लांट से जो है पौधे तैयार किए गए हों, मतलब ये ध्यान रख करके ही पौधों को खरीदना चाहिए। दूसरा एक और ध्यान रखना है कि पौधा लगाते वक्त दशहरी अगर एक तरफ से पूरा बगीचा काश्तकार हमारे लगाते हैं तो ये ध्यान रखें 10% पेड़ उसमें बम्बई के लगाने हैं। तो बीच में प्लानिंग इस तरह से करें कि दशहरी के बीच में जो है बम्बई के पौधे लगाएं, बम्बई हरा के। और इसी तरह लंगड़ा और चौसा के अगर बगीचा पूरा लगाना है तो उसमें काश्तकार भाई हमारे ये ध्यान रखें कि दशहरी के 10% पेड़ जो है उसमें बीच में लगाने हैं, जिससे पर परागण की क्रिया फलों में जो है जब पौधे फलत वाले हों उसमें होती रहे, जिससे फलत अच्छी मिले। तो ये ध्यान में रख करके पौधों का जो है जो प्लानिंग करें उसमें इस तरह से करके अगर लगाएंगे तो आगे चल करके देखेंगे कि बहुत अच्छा जो है बगीचा आपका जो है फलत देगा। साथ साथ ये भी देखा गया है कि इन क्षेत्रों में खास करके ये रोहेलखंड जो मंडल है यहाँ पर बली हुई ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो शुरू में ही लगाते वक्त कॉपर सल्फेट जो तूतिया है बारीक खूब पीस करके और हल्का सा चूना, मेरा कहना मतलब यह है कि जो गमोसिस की समस्या इस क्षेत्र में बहुत देखी गई है, तो पौधा लगाते वक्त ही उसमें कम से कम प्रत्येक थाले में 25 ग्राम जो है तूतिया और इसके आधी मात्रा जो है बुझा हुआ चूना की मिला करके और पौधा लगाने से पहले ही उसमें जो है ज़मीन के अंदर जो है देना चाहिए। फिर उसके बाद पिंडी को जो है उसमें ठीक प्रॉपर रूप से जो है बैठालना चाहिए, जिससे आगे चल करके गमोसिस की समस्या खेत मतलब पौधों में दिखाई न पड़े। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर करके काश्तकार हमारे पौधे लगाएंगे तो देखेंगे कि आगे चल करके गमोसिस की समस्या नहीं आएगी, पौधे भी अच्छी चलेंगे। और NPK की मात्रा भी शुरू में ही थोड़ी सी मात्रा जो है देनी चाहिए, जिससे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास की कमी जो है शुरुआत में पौधों को जो है नहीं होने पाए। तो इस तरीके से बगीचे का जो है रोपण जो है काश्तकार भाई हमारे करेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मछली पालन की अगर बात की जाए तो ये एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि पुराने तालाबों के प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए, जिससे हमें भविष्य में मछली तालाब से अधिक मछली उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आपको कौन कौन से प्रबंधन कार्य करने हैं, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। तो मत्स्य पालकों के लिए जब मछली पालन की शुरुआत करते हैं तथा तालाब का प्रबंधन और उसका निर्माण कैसे किया जाता है, इस विषय में हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहले अगर पुराना तालाब है तो उसको जीर्णोद्धार यानी उसकी मरम्मत करना अनिवार्य होता है। तो किसान भाई जब भी मत्स्य पालन की शुरुआत करें तो एक वार्षिक समय सारणी की रूपरेखा तैयार कर लें। उसमें क्या होता है कि उस 4 भागों में बांट दिया जाता है, 3-3 महीने के कार्यक्रम बना के। तो जब पुराना तालाब होता है या नए तालाब की खुदाई करनी होती है, सबसे उपयुक्त महीने होते हैं अप्रैल, मई, जून। इन महीनों में क्या करते हैं कि हम तालाब की खुदाई, या पुराना तालाब है तो उसकी तलहटी की जो उसमें सिल्ट जमा हो जाती है उसको निकाल लेते हैं, उसको बंधों पर चढ़ा देते हैं तथा तालाब नया हो जाता है। तालाब की जब मरम्मत करते हैं तो बंधों का जो ढलान है, अच्छे ढलान, वो 2:1 में रखी जाती है, यानी जो उसका कोण होता है वो 2 और जो उसकी बेस होता है उसको 2 के अनुसार रख के इस तरीके से उसको तैयार करते हैं। उसके बाद तालाब की तलहटी को जोत देते हैं, जिससे उसमें हानिकारक गैसेस या जो भी उसमें अवक्षेपित पदार्थ हैं वो सूख जाते हैं तथा उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जुताई करने के बाद उसमें लगभग 1 हेक्टेयर में 40 कुंटल गोबर एक बार में पहले डाल देते हैं। गोबर डालने के पश्चात उसमें लगभग 100 किलोग्राम चूना डाल देते हैं। इस चूना डालने के पश्चात हम उसमें पानी भर देते हैं। 10-15 दिन पानी भरा रहता है। तो गोबर डालने से फ़ायदा क्या होता है कि मछली का प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाता है। तो जब हम मत्स्य बीज का संचयन करते हैं तो उसको वो प्राकृतिक भोजन प्राप्त होता रहता है जो कि गोबर से उत्पन्न होता है। चूना क्या करता है, जो हानिकारक गैसेस या और हानिकारक पदार्थ हैं उनको अवक्षेपित कर देता है, तो पानी साफ रहता है। तो ये अप्रैल, मई और जून के महीने में कर लिया जाता है। इसके बाद मछली का जब संचयन किया जाता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में मछली के बीज का संचयन किया जाता है। मछली का बीज 3 प्रकार का होता है। एक होता है जीरा, जो बहुत छोटा होता है, जिसमें लगभग 30% जीवित दर मिलती है, यानी 70% उसमें मृत्यु दर हो जाती है। उसके बाद होता है फ्राई। फ्राई में क्या होता है कि 50% जीवित दर मिलती है। उसके बाद होता है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग में लगभग 80 से 90% जीवित दर मिलती है। तो हम मत्स्य पालकों को सलाह देंगे कि फिंगरलिंग जो होता है अंगुली के बराबर का 3-4 सेंटीमीटर लंबा जो बीज होता है उसको संचयित करें, क्योंकि वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है और किसी भी दूसरे पानी में जब डालते हैं वातावरण को सहन कर लेता है। 1 हेक्टेयर तालाब में लगभग 6 से 7 हज़ार अंगुलिकाएँ, जो फिंगरलिंग बताए, उतना मत्स्य बीज संचयित किया जाता है। तो यह जुलाई, अगस्त के महीने में इसको बीज का संचयन किया जाता है। फिर उसके बाद बीज, जब मछली का बीज है उसको प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। कृत्रिम भोजन में जो होता है सरसों की खल होती है, राइस पालिश होती है और सोयाबीन की खली होती है, और उसके बाद मिनरल मिक्सचर जो एग्रोमिन या इस तरीके से आते हैं जो उसके वृद्धिवर्धक का काम करते हैं, ये मिला के उसको चूर्ण के रूप में पानी की तलहटी पे फैलाते हैं, जिससे बच्चे खाते हैं और उसके प्राकृतिक भोजन के साथ साथ कृत्रिम भोजन खा के बच्चों में वृद्धि अच्छी होती है। इसके बाद जब आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो भोजन की मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं। तो फिर भोजन को क्या होता है कि हम गूंथ के पानी में मिला के गूंथ को और उसमें मिट्टी के बर्तन में तालाब के कोने कोने में 4 कोनों में रखते रहते हैं।
इसके बाद पानी में जैसे उसकी गुणवत्ता को जांचते रहते हैं, जैसे उसमें ऑक्सीजन का स्तर कितना है, पीएच का स्तर कितना है, उसमें अमोनिया ज़्यादा तो नहीं बन रही है। ये सब चीज़ों को हम समय समय पर उसको चेक करते रहते हैं, जिससे कि उसमें हानिकारक पदार्थ ना बनने पाएँ। अगर बन भी जाते हैं तो फिर उसमें हम दोबारा फिर चूने का छिड़काव कर देते हैं, लगभग 25 किलोग्राम चूना छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 75 मिलीग्राम प्रति लीटर का पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा होती है उसका घोल बना के पानी में छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो उसमें जो हानिकारक कीटाणु विषाणु है वो नष्ट हो जाता है। जनवरी के महीने में मछली भोजन कम करती है क्योंकि जाड़ा हो जाता है, जिससे पानी का तापमान कम हो जाता है। मछली केवल भोजन उतना करती है अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपने सर्वाइवल जो उसकी जीवित है उसको बने रहने के लिए। उसके बाद फरवरी के महीने में हम फिर उसमें भोजन देंगे तथा गोबर की खाद का फिर उपयोग करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक भोजन फिर बनाना हमें, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में मछली में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सबसे अधिक वृद्धि इसी महीने में होती है। तो इस तरीके से फिर मछली को हम अप्रैल के महीने में फिर निकाल के उसको बाज़ार में बेच देते हैं। वो लगभग 1 किलोग्राम की मछली हो जाती है। तो इसलिए 1 हेक्टेयर तालाब में अगर आपने 7000 बीज डाला है तो लगभग आपको 6 टन मतलब 60 कुंटल मछली आपको प्राप्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि इस तरीके से वार्षिक समय सारणी जो बताई, इसके अनुसार अगर काम करेंगे तो मछली पालन में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। फसल बहुत अच्छी नकदुल्ला फसल है, इसे आप तुरंत ले जाके बाजार में बेचें तो अच्छा भाव मिल सकता है। कि जिस खेत में आप अदरक बो रहे हैं वहाँ पानी के निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि इस खेत में आप हम देख रहे हैं, ये खेत इधर से तो निथार है लेकिन बीच में उचास है। उचास में होने के कारण पानी पर्याप्त रूप में निथार नहीं हो पा रहा है, इसके कारण पानी वहीं रुक रहा है। इसका विपरीत प्रभाव कंदों पे पड़ेगा। कंद जो है कुछ देर में सड़ने लग जाएंगे और उसमें फफूंद लग जाएगी और वो सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम किसान भाई को राय देंगे कि वो अपने खेत में पानी के निकास की उचित व्यवस्था का समय समय पर ध्यान रखें। इसके साथ साथ किसान भाई ने देखिए अपने खेत में पद्धति जो नाली वाली पद्धति उसमें अदरक लगाई। कुछ किसान भाई क्यारी बना के उसमें लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। जब पानी भरता है तो बहुत सारे रोगों को निमंत्रण देता है। तो अदरक में विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है। अदरक की फसल में वर्षा के कारण खरपतवार अधिक उगाते हैं। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कंदों को चोट न लग पाए। जब कंदों का विकास प्रारंभ हो जाए अर्थात अदरक लगाने के 2 माह बाद मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। अब आइए बात करें कि जैसा कि हमारे किसान भाई ने समस्या बताई है 2-3 कि रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं इसमें। यदि पत्तियों पे
प्रकोप दिख रहा है रस चूसने वाले कीड़ों का, तो नीम की पत्ती को उबालकर और उसको भी अगर छिड़काव करेंगे तो उससे किसी हद तक जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनसे भी रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेत में थाइमेटेंजी नाम की दवा डालने, वो दो काम करेगी। एक तो जमीन के अंदर जो कीड़े हैं उनको भी नष्ट करेगी, और इसके साथ साथ वो क्या होता है, अंतर प्रवाही कीटनाशक के रूप में है, वो एक्रीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। एक्रीसाइड होने के कारण पत्तों के माध्यम से पूरे पत्ते में वो उसका विष का प्रभाव हो जाएगा। जिस दिन आपने थाइफोरेट 10G डाली, उसके 45 दिन तक आपकी फसल जो रस चूसने वाले कीड़ों से किसी हद तक सुरक्षित हो सकती है। अगर मान लीजिए इसके बाद नहीं होता है और रस चूसने वाले कीड़े लग रहे हैं, एसीफेट डाल दीजिए। एसीफेट 2 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला के उसका छिड़काव करें तो आप किसी हद तक इससे नियंत्रण पा सकते हैं। एक खास बात किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान भाई अपने यहाँ अदरक की फसल लें तो उसमें नीम की खली का जरूर उपयोग करें। नीम की खली उपयोग करने से दो काम होंगे, एक तो उर्वरक भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ जो नीम की खली है वो अंदर के कीड़े, जो जमीन के अंदर जो कीड़े होते हैं, जो कट वार्म होते हैं, जो अपने अदरक की फसल में नुकसान करते हैं, कंदों को काटते हैं, उनसे भी हम रोकथाम कर सकते हैं। ये आपका जो अदरक का फसल है, दूसरे का पौधा जो है बहुत, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए, इस पौधे पे भूरे भूरे धब्बे दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे फफूंद का प्रकोप है। इधर भी दिख रहे हैं और इसके साथ साथ इधर भी दिख रहे हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इस तरह के कंद दिखे तो इसको एक आध कंद को निकालें और निकाल के देखें। देखिए ये कंद है, अब इस कंद को यूँ दबा के देखिए तो इससे पानी जैसा निकल रहा है, ये दब रहा है, हाथ से दब रहा है, मतलब इसको फफूंद लग चुकी है। अब इसको तो निकाल के फेंक देना ही बेहतर है। और इसके साथ साथ जो इसके दूसरे विकसित दिख रहे हैं, इसमें हमें बाविस्टिन या कार्बन डाइजिम उसका ड्रेंचिंग करना चाहिए, तने के चारों ओर ऐसे घुमा के, तो ही हम इसका रोकथाम कर सकेंगे। और फिर इसके बाद बाविस्टिन को पूरे खेत में अच्छी तरह से उसका छिड़काव कर दें, अंतर प्रवाही फफूंद ना सके बाविस्टिन, उसको मिला देंगे तो वो जो है पूरे पौधों में आराम से ऊपर से पत्ती के माध्यम से जड़ों तक पहुंच जाएगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बासमती धान की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata@hr.hp@etv.co.in।
इसके अलावा आप हमें खेतीबाड़ी से संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।